Next question. So we have solved up to 18th number. This is 19th now. A car starts from rest to cover a distance x. So you have a car which is starting from rest and it is covering a distance x. So let us take this simple example of a car. A car hai which is starting from rest. Starting from rest matlab initial velocity is 0. Good. The coefficient of friction between the road and the tires is mu. So coefficient of friction between road and tire is mu. The minimum time in which the car can cover a distance x is proportional to. So what is the minimum time in which the car can cover a distance x? It is proportional to what? Proportional to mu 1 by root mu or 1 by mu. So you need to know how to solve this question. क्या करेंगे? How to solve this question? A car starts from rest to cover a distance x. पहले क्वेश्चन समझ लो. कार रेस्ट से स्टार्ट होके डिस्टेंस x कवर कर रहा है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बता दिया. The minimum time in which the car can cover distance x is proportional to minimum time in which the car can cover a distance x is equal to. इसका पहला स्टेटमेंट, क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट और उसके बाद का जितना भी आपको दिया है, दोनों का मतलब अपोजिट है. मतलब वो आपको बताना ये चाह रहे थे पहले स्टेटमेंट में, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टू कवर डिस्टेंस x, राइट. फिर आगे बोला है कि फ्रिक्शन है. फिर मिनिमम टाइम इन विच द कार कैन कवर डिस्टेंस x इज. मिनिमम का मतलब ये है, इमेजिन, अभी आपको भी पता होगा कि व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स हमारा डेस्टिनेशन देख के हम गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं. गाड़ी का इंजन बंद कर दिया तो व्हाट हैपेंस इज कि अब इंजन इज नॉट गिविंग एनी फोर्स फॉर द व्हीकल टू मूव. गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए कोई फोर्स नहीं मिल रहा है और हम लोग ब्रेक भी नहीं अप्लाई कर रहे, तो गाड़ी अपने आप आके रुक जाएगा. अपने आप क्यों आएगा? क्योंकि रोड और टायर की सरफेस में फ्रिक्शन है. तो घुमा फिरा के पहले स्टेटमेंट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. आपको बताना वो ये चाहते थे कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगा. मिनिमम टाइम इन विच द कार कैन कवर अ डिस्टेंस x. व्हाई मिनिमम? मिनिमम मतलब ये है, अगर गाड़ी का इंजन चालू होता तो इंजन फोर्स देता तो मेरी मर्जी, मैं एक्सीलरेट करूंगा, राइट. आई कैन पुट लेग ऑन द एक्सीलरेटर एंड इट विल रन. तो मिनिमम टाइम मतलब कि जब इंजन आर टर्न्ड ऑफ. तो जीरो स्पीड से एक्स डिस्टेंस कवर करने तक स्पीड बढ़े या तो उल्टा हो. उल्टा मतलब हमने बेसिकली गाड़ी को मतलब इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, इसका इंजन बंद कर दिए. फिर गाड़ी एक्स डिस्टेंस कवर करने में गाड़ी विल कम टू स्टॉप. Why stop? Because of friction between road and tire surface. तो पहले तो ये समझना है. अब मिनिमम टाइम पूछा है. अब हमको यहाँ पे यूज करना होता है काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस. v equal to u plus at. वेरी गुड. दिस इज नंबर 1. v equal to u plus at. लेकिन v कितना है? 0. u तो u है और a क्या है? माइनस. लेकिन वेट अ मिनट, डू यू रिमेंबर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब फ्रिक्शन हो तो A होता है म्यू जी. इफ एन ऑब्जेक्ट, इस केस में व्हीकल कार इज मूविंग ऑन रोड, अगर फ्रिक्शन है तो A इक्वल टू होता है म्यू जी और माइनस क्यू क्योंकि रिटार्डेशन है T. तो नाउ इन दिस केस व्हाट यू विल गेट इज U इक्वल टू म्यू जी T. तो T इक्वल टू U बाय mu g, right. So time is proportional to 1 upon mu. Option number B, -1. क्यों? क्योंकि wait a minute, you have to think कि अगर v square इक्वल टू u square प्लस 2as हम लोग कर रहे. अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? जब मैंने आपको बताया that from this equation मिनिमम टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. कब ले सकते हो? जब g कांस्टेंट है. g तो वैसे भी कांस्टेंट है और u कांस्टेंट है. हमको क्या पता है u कांस्टेंट है? डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u?
नो, यू डोंट नो, तो यू कैन नॉट टेक एनीथिंग कांस्टेंट एज यू वांट, तो देखना पड़ेगा, हमको u भी देखना पड़ेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना 0, u स्क्वायर राइट माइनस माइनस 2a इज म्यू जी और s इज x, तो यहां से आपको मिल गया u स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि सॉरी u स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी एक्स, तो u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एक्स, तो ये इक्वेशन नंबर 2 जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। Therefore, from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, what you will have is t equal to u, but u is under root of 2gx, और mu को मैं अलग से लिख रहा हूं इंटेंशनली, नीचे क्या है g। अब g कांस्टेंट है, यस, x कांस्टेंट है, बोला है टू कवर अ डिस्टेंस x, मतलब फिक्स वैल्यू x इज कांस्टेंट, अगर x कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट है, तो व्हाट यू गेट इज t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू अपॉन म्यू, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट म्यू, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एक बार और ध्यान दो। Sometimes they will give you such questions which make you confusion, which will create confusion. Confusion क्यों करना है? Because they want to do it. A car starts from rest to cover a distance x. हम normally friction में उल्टा लेते हैं, हम ऐसा बोलते ही नहीं है कि car starts from rest। क्यों? रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? गाड़ी रेस्ट में है आपके, नहीं वेट अ मिनट, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? ये भी एक चीज है, यू नीड टू नो दिस। यू हैव अ सरफेस, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, कोई फोर्स नहीं लगाया हमने, जब फोर्स ही नहीं लगाया तो फ्रिक्शन कहां से आएगा? फ्रिक्शन कब आता है? व्हेन यू ट्राई टू मूव, करेक्ट, जब व्हेन यू ट्राई टू मूव ओनली देन देयर इज फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट सिर्फ इतना बताया है कि गाड़ी को रेस्ट से स्टार्ट करो या गाड़ी चलती हुई गाड़ी को रोकना है तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी x। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस इज म्यू। द मिनिमम कितना टाइम लगेगा टू कवर डिस्टेंस x? तो यू स्टार्ट विद v इक्वल टू u प्लस 80, v इज 0, हम उल्टा ले लेंगे, हम बोलेंगे चलो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वाज नॉट इक्वल टू 0, but then final velocity is equal to 0 and v equal to u plus 80 में v is 0, a is minus mu g, माइनस क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है, और म्यू क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन है, ये भूलना मत। अगर ये भूल गए तो फिर सॉल्व क्या कर रहे हो? आंसर देखो, आंसर इफ यू डू नॉट राइट डाउन म्यू, इसका मतलब हमको करना क्या है वही पता नहीं, तो यू शुड नो दिस। देन यू हैव इक्वेशन ऑफ t, अगर हमको पता होता कि u ये कांस्टेंट है कि नहीं, तो फिर हम, अगर कांस्टेंट है पता होता तो हम लिख देते t इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू, ऑप्शन नंबर डी खत्म। लेकिन नहीं पता, तो फिर u का डिपेंडेंस देखो, तो u डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, अंडर रूट ऑफ म्यू, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स वी विल मेक इट सिंपल हो नहीं हो, we will make it simple. So what you have is a block A, तो आपके पास एक ब्लॉक है यहाँ पे, as you can see block A, थोड़ा इसको बड़ाई कर लेते हैं, तो block A in figure weighs 100 न्यूटन, मतलब ये जो A ब्लॉक है इसका वेट आपको दे दिया है 100 न्यूटन, तो याद रखना ये 100 न्यूटन है, ठीक है। I'll draw it again. The coefficient of static friction between the block and the table is 0.25. A block और जिस टेबल पे वो रखा है, इन दोनों में coefficient of static friction is 0.25. The weight of block B is maximum for the system to be in equilibrium. The value of tension T1 is. तो जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना ही इजी क्वेश्चन है। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। A ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन, वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, पता है नॉर्मल रिएक्शन इज mg, हाँ, तो आपको यहाँ पे सीधा नॉर्मल रिएक्शन बता दिया, कितना 100 न्यूटन। आगे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब सिस्टम इज नॉट गोइंग टू मूव, और ऊपर से आगे ये भी बताया है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब
ऐसा है, यू हैव अ टेबल, इस टेबल के ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए, तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक ए है, so you have a block A over here, इसके ऊपर ब्लॉक A था। Then if you look, उसके बाद आपके पास एक स्ट्रिंग है, you have a string, this string is going something like this, ऐसा एक स्ट्रिंग जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आएगा और इस स्ट्रिंग के नीचे एक दूसरा ही ब्लॉक है, you have another block B down here, इसके नीचे एक ब्लॉक है, B ब्लॉक है। Then from here you have another string, ये दूसरा स्ट्रिंग है, रस्सी अलग तो टेंशन अलग, तो याद रखना, यू द मोमेंट स्ट्रिंग चेंजेस, स्ट्रिंग जैसे चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज होता है। तो अगर आप डायग्राम पे ध्यान दोगे अच्छे से तो वही सिचुएशन दिया आपको, ये एक स्ट्रिंग था तो इसमें टेंशन है T1, मतलब इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन है T1, और टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पे बांध के रखा है उस तरफ। अगर मैं ब्लॉक ए से देखता हूं तो मुझे दिखता है ये जो पॉइंट है, इसको कुछ नाम दे देते हैं पी पॉइंट, हमें ऐसा दिखेगा कि स्ट्रिंग कहां पे टाई करके रखा है, पी पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं पी पॉइंट से देखता हूं तो क्या दिखेगा, ब्लॉक पे, ए पे, मतलब टेंशन T1 का डायरेक्शन हो गया ऐसा। वैसे जरूरत नहीं है हमको, वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम हियर, ओरल क्वेश्चन है ओरल, बट स्टिल जस्ट टू अंडरस्टैंड। और ये था बी ब्लॉक, और यहाँ पे है टेंशन T2 या तो उल्टा T2, और एंगल्स आपको दिए हुए हैं, एंगल क्या दिया हुआ है 45, तो ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री। क्या पूछा आपको, टेंशन T1। इस पूरे क्वेश्चन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो 100 न्यूटन, 0.25 और इक्विलिब्रियम, खत्म। क्योंकि इक्विलिब्रियम, लुक एट ब्लॉक ए, हमारा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए, ब्लॉक ए पे, लेट अस कीप इट ओवर हियर, राइट। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम में कुछ भी मूव नहीं हो रहा, लेकिन मूव करने की कोशिश तो हो रही है। कौन कोशिश कर रहा है, T1, मतलब when the block A is pulled with tension T1 there is a force of friction which will oppose, so this is force of static friction। आ गया ध्यान में, तो टेंशन T1 को किसने बैलेंस कर दिया, खत्म क्वेश्चन। टेंशन T1 is balanced by static friction force and static friction force is mu static friction normal reaction, this is 0.25, this is 100, क्यों बोला ही है, वेट इज 100, तो कितना आ गया, ओरल क्वेश्चन का 25 होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो हाउ टू सॉल्व ओरली, लुक, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 2-3 वर्ड्स आए, 100 न्यूटन, किसका वेट, ए का वेट, राइट। उसके बाद 0.25, किस में फ्रिक्शन, ए और बी में तो हो नहीं सकता ना, वो तो हैंगिंग है, उसमें कहां से होने लग गया। देन इमीडिएटली यू हैव टू अंडरस्टैंड टेंशन T1 ही पूछ सकते हैं यहाँ पे, T1 पूछ लिया, मूव नहीं हो रहा, T1 को किसने बैलेंस किया, फ्रिक्शनल फोर्स ने, तो T1 इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट बॉडी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब म्यू एस एन, बट एन इज 100, म्यू इज 0.25, 0.25 into 100 is 25, ओरली खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is moving down a long inclined plane, down ये वर्ड जैसे ही आपके कान पे आया तो A इक्वल टू G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, वेरी गुड। बॉडी कमिंग डाउन एंड इंक्लाइंड रफ प्लेन, रफ मतलब फ्रिक्शन होगा, डाउन आया तो माइनस, अप हुआ तो प्लस, वेरी गुड। क्वेश्चन खत्म, यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म। कैसे, आगे पढ़ो। बॉडी इज मूविंग डाउन अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 37, स्लोप 37 मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 और थीटा की वैल्यू 37, हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी नहीं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन वेरीज एज 0.3x where x is the distance traveled down the plane, मतलब फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो बढ़ते जाएगा, it will keep on increasing and it will increase with distance, good। तो होगा क्या, होगा ऐसा, डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको, बट जस्ट अंडरस्टैंड, एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन था जिसपे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री था, इस पे एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, ये जो ब्लॉक इस पे रखोगे तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं ये पता होना चाहिए।
यहाँ पे एक फोर्स होता है जो बॉडी को मोशन में लाता है, mg sin थीटा, राइट। अब होने ये वाला है कि इस ब्लॉक पे, ये ब्लॉक यहाँ पे था, इस पे mg sin थीटा फोर्स एक्ट हो रहा था, इट स्टार्टेड मूविंग बट देन फ्रिक्शन इज आल्सो देयर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट्स स्पीड बट फ्रिक्शन वाज अपोजिंग। तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। डू यू रिमेंबर, एटलीस्ट आप लोगों का तो नहीं हुआ लेकिन जिनका हुआ है, विस्कोसिटी के केस में ऐसा था, हमारे पास एक लिक्विड था, एक बॉल हमने छोड़ दिया लिक्विड के अंदर, उस पर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होते हैं, नीचे है ग्रेविटी, ऊपर है विस्कोसिटी, और ऊपर और एक फोर्स है अपथ्रस्ट। तो जैसे ही आपने एक लिक्विड के अंदर एक बॉल को रिलीज कर दिया, रिलीज करना मतलब इनिशियल स्पीड 0, फिर स्पीड बढ़ते जाएगा, पर एक मोमेंट पे आने के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स वेट मतलब mg और ऊपर दो फोर्सेस है वो बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे आपने बॉडी को रिलीज कर दिया, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, बट एज इट इज मूविंग देयर इज फ्रिक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हिच बैलेंसेस। तो फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा ना, क्यों बढ़ते जाएगा, लुक, म्यू इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। आगे आपको बोला है द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। क्वेश्चन वापस समझ लो, अ बॉडी इज मूविंग डाउन अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन, वेरी लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 37 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between body and the plane varies as 0.3x, where x is distance traveled by the body. जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। गुड। where x is distance, of course the body will have maximum speed. well, maximum speed मतलब स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट। मुझे एक बात बताओ, आप a कैसे फाइंड करते हो, dv by dt, वेरी गुड, dv by dt, लेकिन v कांस्टेंट हो गया तो 0। तो याद रखना, at vmax, at maximum speed v is maximum, मतलब v is constant। मैक्सिमम वैल्यू भी तो कांस्टेंट होती है ना, 0 भी कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम भी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट है तो a which is dv by dt is equal to 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में a का इक्वेशन है क्योंकि बॉडी इज कमिंग डाउन, बट इक्वेशन 2 बताता है a इज 0। तो यू विल हैव, इसको लिख लोगे, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट कर दो, खत्म, 0 हो गया। मतलब sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब sin थीटा इक्वल टू म्यू cos थीटा। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, x फाइंड करना है ना। हाँ, तो फिर म्यू में x है, दिस इज साइन ऑफ 37, म्यू इज 0.3x cos ऑफ 37। अब देखो आपको साइन 37 दिया है, वेरी गुड, व्हाट इज 3/5, लेकिन ओ वेट अ मिनट, cos 37 तो दिया नहीं, कितना, वेरी गुड, 4/5। अब जिनको नहीं पता, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए डोंट वरी, इफ यू डोंट नो इट्स ओके। व्हाट यू कैन डू इज 2 थिंग्स, एक लंबा रूट, एक शॉर्टकट रूट। लंबा रूट ये है कि आपको पता होना चाहिए sin स्क्वायर 37 प्लस cos स्क्वायर 37 इक्वल टू 1। तो यहां से मिल जाएगा cos स्क्वायर 37 इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर 37। sin 37 कितना था, 3/5, उसका स्क्वायर कितना, मतलब 16/25। ये cos का स्क्वायर था, रूट लोगे तो 4/5। मेथड 1। मेथड 2 राइट एंगल ट्राइंगल। what is by definition sine, opposite upon, ये एंगल थीटा है, अपोजिट 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये 4 ही होगा और कुछ तो हो नहीं सकता।
4 ही होना चाहिए ना, नहीं तो फिर हाइपोटेन्यूज 5 बनेगा कैसे, राइट? फिर आप बोलोगे cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज है। दिस इज सेकंड मेथड व्हिच इज इजी। जिनको नहीं पता उनके लिए दोनों मेथड में से कोई भी एक यूज कर लो। तो दिस इज 0.3x, ये आ गया 4 गया गया 1 जा 10 जा, तो 10/4, x इज 10/4, x इज 10/4 मतलब कितना 2.5 मीटर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 60 kilogram body is pushed with just enough, just ये वर्ड जब सुनोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर आपको याद होगा कि एक बॉडी जब एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा होता है, when you are applying force it is not moving, it is not moving मतलब applied force is less than frictional force। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ते जाता है, राइट? क्यों बढ़ता है, जिनको नहीं पता वापस एक बार रिपीट कर लेंगे, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसा है, व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव अ बॉडी, एक बॉडी है, एक टेबल पे रखा है, टेबल का सरफेस और बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में है, हो ऐसा रहा है, हमने इसको एक अप्लाइड फोर्स लगा दिया, हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, लेट अस कॉल दिस एज P, पुश फोर्स, राइट? तो इसको पुश या पुल जो भी है, या तो आप पुश कर रहे हो या तो आप पुल कर रहे हो, द सेम थिंग, एनी फोर्स। देन व्हाट हैपेंस कि हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव ही नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन क्यों आता है मैंने बता दिया था, फ्रिक्शन के 2 सोर्सेज होते हैं। ऐसा आपको दिखेगा कि बहुत स्मूथ है, लेकिन इन रियलिटी व्हाट यू हैव इज देयर इज हिल्स एंड वैलीज। मतलब बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सरफेस इतना स्मूथ नहीं है जितना दिख रहा है। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल द सरफेस इज नॉट रियली वेरी स्मूथ, दोनों ब्लॉक का भी और सरफेस दोनों के दोनों दे आर नॉट रियली स्मूथ। तो यहाँ पे भी इरेगुलरिटीज है। तो होता क्या है कि ये जो इरेगुलरिटीज है इसमें हो जाता है इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग मतलब फंस जाना ऐसा। तो अब फोर्स लगा रहे हो, बॉडी को मूव करवाना है, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि इंटरलॉकिंग, लॉक है, लॉक खुल नहीं रहा। और ऊपर से एक सेकंड चीज, ये जो आपके पास बॉडी है इसके जो मॉलिक्यूल्स है और जो टेबल है इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। और आपको पता होगा एडहेसिव फोर्स का नेचर, आप जैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स को दूर करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है वहां पे। तो अगर आपको ग्राफ याद होगा तो होता ऐसा है कि यू हैव ऑन वाई एक्सिस हम प्लॉट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं अप्लाइड फोर्स। तो व्हाट हैपेंस इज जितना आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन बढ़ते जाता है, लीनियर। देन कम्स अ पॉइंट हमने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि इंटरलॉकिंग भी खुल गया और एडहेसिव फोर्स भी ओवरकम हो गया, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे क्या होता है, द बॉडी जस्ट मूव्स। तो आप फोर्स बढ़ाते जा रहे थे, फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा था, बॉडी मूव नहीं हो रहा है, और फोर्स बढ़ाया और फ्रिक्शन बढ़ा, बट देयर विल कम अ पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे द बॉडी विल जस्ट मूव, उसको बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां तक आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यू हैव स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू दिस पॉइंट, राइट? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां से यहां तक ये पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन है। सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो पर्टिकुलर वैल्यू है आपके पास, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिस पे बॉडी जस्ट मूव हुआ, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बता रहा हूं मैं। इसके बाद क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, और जब बॉडी मूव होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अब इंटरलॉकिंग खोलना ही नहीं है, ऑलरेडी इट इज ओपन, राइट? तो देन इन दिस केस व्हेन द बॉडी इज मूविंग, इन फैक्ट जब बॉडी मूव होता है तो फ्रिक्शन कम होता है, जब बॉडी रेस्ट पे तो फ्रिक्शन ज्यादा है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यू विल नीड दिस आइडिया नाउ। अब इतना पता है तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 किलोग्राम, तो यू हैव अ ब्लॉक
आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है 60 किलोग्राम, ओके, इज पुश्ड विथ जस्ट इनफ मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, आप लिमिटिंग बोलो चलेगा, आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो तो भी चलेगा। तो with just enough force to start it moving across a floor and the same force continues to act afterwards। तो हमने ये जो ब्लॉक है जस्ट मूव हुआ और उसके बाद उतना ही फोर्स कंटिन्यू रखा, तो पहले तो फोर्स निकाल लो, कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड दिस आउट? भूल गए, सब कुछ भूल गए, यू फॉरगेट एवरीथिंग, तो देखो द थिंग इज, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी टू से कुछ भी नहीं हो सकता। अब ऐसा है, मैंने क्या बताया, लीनियर ग्राफ से क्या समझा आपको लीनियर ग्राफ से ये समझता है कि जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स, गुड, तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन होगा, उतना ही फ्रिक्शन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स। इसको कैसे लिखते हो? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन कौन सा म्यू? स्टैटिक का म्यू, गुड। अब आगे पढ़ो, आगे ये बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.5 एंड 0.4, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, गुड, यहां तक क्लियर। तो हम फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन बढ़ते गया, फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन बढ़ते गया, देन जस्ट मूव हुआ मतलब फोर्स कितना है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू कितना? 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड करते हो? mg, m कितना दिया है आपको? 60, g कितना लेते हैं? 10, ले लो 10, क्या फर्क पड़ता है? 600 का हाफ 300 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है ये इतना ही लगता रहेगा। एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो गया, बॉडी मूव हो रहा है और बॉडी पे कंटिन्यूअसली कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो? इतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब P, ये कंटिन्यूअसली एक्ट हो रहा है। अब बॉडी मोशन में है, तो पार्ट 1 खत्म। पार्ट 1 में आपने सक्सेसफुली इस बॉडी को मूव कर दिया। मूव करने के लिए फोर्स कितना लगा आपको? 300 न्यूटन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतना ही फोर्स लगता रहेगा, मतलब आपने ऐसा नहीं किया कि बॉडी मूव हो रहा है फोर्स निकाल लिया, यू आर स्टिल अप्लाइंग फोर्स बट नाउ इट इज कांस्टेंट। अब जब बॉडी मूव हो रहा है, व्हेन बॉडी इज मूविंग, आपको याद होगा मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया था एक्सेलरेशन फाइंड करने का, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है माइनस फ्रिक्शन, लेकिन जब बॉडी मूव होता तो फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन, तो Fk अपॉन मास। अब P की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करके रखी है आपने, 300, ये होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन मास इज 60, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट mg अपॉन 60, तो दिस इज 300 माइनस 0.4, क्योंकि म्यू के कितना दिया है? और mg 600 अपॉन 60, 300 में से 64 240, दिस इज 240 अपॉन 60, 60 by 60 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो इन शॉर्ट ये जो स्टेटमेंट होता है ना, the body is pushed with just enough force to start it moving across the floor and the same force continues to act afterward, मतलब ये ड्राइविंग फोर्स कैसे फाइंड करना है वो बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या लगने वाला है आपको? क्या लगने वाला है? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने बताया, दे आर गिविंग यू हिंट, अरे ड्राइविंग फोर्स मतलब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, राइट, और वो कैसे फाइंड करना है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box of mass 10 kilogram slides down a rough inclined plane, slide down, the same, वापस से यही डायग्राम हम उठाएंगे और स्लाइडिंग डाउन,
तो बॉक्स इज स्लाइडिंग डाउन, तो एक काम करता हूं, इसी को यहां से ले लेते हैं एंड विल पुट इट हियर. ओके, तो यू हैव अ बॉक्स which is sliding down a rough inclined plane. तो यहाँ आएगा mg sin theta, और इसमें बॉक्स का मास आपको दे दिया कितना 10 किलोग्राम और इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री, राइट. और आगे बोल दिया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, है ना. बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम स्लाइड्स डाउन और ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 विद यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, मतलब a is 0. खत्म, क्वेश्चन खत्म. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस केसेस मैंने बता दिया. एक तो डाउन मतलब a इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. और क्योंकि स्लाइडिंग डाउन मतलब मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा, और क्या होगा. और ऊपर से यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, खत्म, राइट. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन इज 0. तो ये वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा, g को शिफ्ट कर दो, हो गया. तो साइन थीटा इक्वल टू म्यू के कॉस थीटा, थीटा इज 30. वैसे इसको डिवाइड भी कर दोगे तो tan बन जाएगा, तो वैसा भी कर सकते हो. तो म्यू के इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा. व्हाट इज tan थीटा? tan of 60, tan of 30. What is tan of 30? 1 by √3. अब वेट अ मिनट, अब प्रॉब्लम होगा कि अरे फिर अभी तो बहुत डिफिकल्ट है. नॉट डिफिकल्ट, वेट अ मिनट. व्हाट इज √3? जस्ट अ मिनट, डोंट बी इन हरी. √3 मतलब 1.732. अब ध्यान दो, अब ऐसा है 1/1.5 होता, जो नहीं है लेकिन होता, तो ये 3/2 होता. ये 3/2 मतलब ये 2/3 होता. 2/3 होता मतलब 0.66 होता. और अगर नीचे 2, ये देखो 1/1.5 तो 0.66, अगर नीचे 2 आता 1/2 कितना 0.5. हमारे पास यहाँ पे 1.5 और 2 के बीच में है, तो हमारा आंसर इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा. हाँ, तो कितना है 0.58 और 0.577. हाँ, तो ये अब इसको मैं कुछ नहीं कर सकता. अब इसको आपको रेसिप्रोकल टेबल ही यूज करना पड़ेगा. तो रेसिप्रोकल टेबल से जो आंसर मिलेगा वो करेक्ट होगा, और हमें दिया है यहाँ पे आंसर 0.577. तो दिस इज इक्वल टू 0.577. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A force applied to a 50 kilogram box on a level floor. तो यहाँ पे अब इंक्लिनेशन नहीं है, लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल. On a level floor you have a box whose weight मतलब मास, बेसिकली मास इज 50 kg. तो 50 kg का बॉक्स है. आगे बोला है a force is applied, इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, तो फोर्स दिखा देते हैं. Let us take this force. A force is applied, let us say P. Okay, just enough to start it moving. तो जितना फोर्स लगा रहे हो it is just enough, मतलब this is equal to force of limiting friction. Limiting friction मतलब mu times of normal reaction. Very good. और normal reaction मतलब mg, right? इतना तो आ गया. The coefficient of static and kinetic friction are, वापस से 0.5 and 0.3. पहले 0.4 था, 0.3 है. If the same force continues to act after this, if the same force continues to be applied to the box, it will have acceleration equal to, same question, सिर्फ values change की है. तो यहाँ पे you will have this as 0.5 और ये कितना है 50 और g की वैल्यू कितनी है 10. तो ये आ गया 250 न्यूटन. ये हो गया अप्लाइड फोर्स. एक्सेलरेशन इज F net. F net मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स. बॉडी जब मूव होने लगेगा तो अपोज कौन करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास. ये है 250 न्यूटन. ये है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अपॉन मास कितना था 50. तो ये आ गया 250 माइनस 0.3. नॉर्मल रिएक्शन कितना है 500, क्योंकि 50 इंटू 10, राइट, अपॉन 50. तो दिस इज हाउ मच, 250 में से 150 गए, बिकॉज 5 is 15, दिस इज 150. 250 माइनस 150 अपॉन 50.
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या ऑप्शन में? ए, ऑप्शन नंबर ए।